फिर मैंने सेल्फ स्टडी को ही अपना मेंटर चुना और मैंने सेल्फ से ही सब कुछ सीखा और सेल्फ 7 नंबर है आउट ऑफ 50 और सेकंड पेपर में मेरे कम नंबर है 13 नंबर है लगभग। सक्सेस होने की थोड़ा मैं मानता हूँ कि मैं जल्दी हो सकता था मेरा किसी भी अगर इस में भी नहीं होता तो पहले भी हो सकता था किसी एग्जाम में। बट मेरी दिक्कत ये रही कि मुझे कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल पाया जो मुझे पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई के तो बहुत सारे मेंटोर हैं आजकल यूट्यूब में इतने भरे पड़े हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल एक वो होती है स्पिरिचुअल गुरु टाइप की जो तुम्हें गलत या सही बता सके बस जीवन में ही बता दे कि उन्होंने जो गलतियां की ताकि आप वो ना करो। मेन तो यह मानता हूँ दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बहुत अच्छा। यहाँ पर केजी के प्लेटफॉर्म से लाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य यही है कि सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ लर्नड अगर आप हैं और तो आप खुद से भी अपनी इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस सफलता का पूरा श्रेय इनकी अपनी जो सेल्फ लर्न मेहनत है और स्पेशली इनका जो अपनी लर्निंग की जो अपनी स्टोरी है उसके थ्रू रहा। तो मैं नवीन भाई आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस छोटे से कार्यक्रम में। तो आप ये बताएं कि आपका क्या रैंक रहा और क्या स्कोर रहा एंटी साइंस में? सर मेरा इस बार एंटी साइंस से मेरा स्कोर रहा था 49.5। वेरी गुड। इसलिए मेरी रैंक मेरी 93 है और ओपन रैंक मेरी 43 है जी, जिसमें मेरा एंटी साइंस में हुआ है इस बार। जी जी जी। तो आप बेसिकली कहाँ से आते हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? सर बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के गरुड़ क्षेत्र से जी। और मेरी बेसिक सभी वहीं से हुई है, 11th 12th भी वहीं से हुई है। फिर मैंने हल्द्वानी से MBBG से BSc किया है। उसके बाद मैंने फिर MA इंग्लिश से किया है और फिर उसके बाद मैंने B.Ed किया था। मेरा लास्ट साल ही B.Ed हुआ, 21-23 का बैच था मेरा B.Ed का और मेरा अल्टीमा यहाँ मेरा पहला प्रयास था और पहली प्रयास में मुझे सफलता मिली है इस बार। जी, और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था अभी ऑफ द रिकॉर्ड की आपका जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपका ये जो सफलता है बहुत सारे इससे धुरंधर थे इस बार एंटी साइंस की हमारी इस रेस में और इसमें आपने अपना एक मुकाम हासिल किया। तो नवीन भाई आपसे बात भी हो रही थी, तो अगर शुरुआती चर्चा में अगर बात करें आपसे तो आप इस सफलता का श्रेय मोटे तौर पर अपने किसी मेंटर को देना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी को देना चाहेंगे या आपने जो तैयारी करी उसको, या आपके दिल के विचार क्या है कि आप इसका किसको क्रेडिट देते हैं? सर मैं सबसे पहले तो इसका क्रेडिट पूरा अपने माता पिता को देना चाहूंगा और अपने भगवान को देना चाहूंगा कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सफलता को हासिल कर पाया। और मेरे बहुत सारे मेंटोर भी रहे हैं, मैं किसी एक का भी नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे गुरु भी रहे हैं जो मेरे प्राथमिक विद्यालय में भी मेरे गुरु थे, बाकी माध्यमिक में भी थे और इंटर कॉलेज में भी थे। उसके बाद लेकिन मेरा जो जर्नी रही थी वो अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरी, तो मुझे ऐसा कोई एक मेंटर मिल नहीं पाया जिसके अंडर मैं काम कर पाऊँ। और उसके लिए फिर मैंने सेल्फ स्टडी को ही अपना मेंटर चुना और मैंने सेल्फ से ही सब कुछ सीखा और सेल्फ। तो आपके जो एंटी साइंस में स्पेशली जो मार्क्स रहे हैं उसमें मैंने ये देखा कि आपका जो पेपर 1 है उसमें आपने काफी अच्छा स्कोर किया, क्योंकि जो साइंस वाला पेपर था वो काफी टफ आया था और बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। तो आप जरा बताएं कि एंटी पेडागोजी स्पेशली आपका जो है पसंदीदा विषय भी रहा, तो आपने उसकी तैयारी कैसे करी? सर मेरा इसमें जो मेरा LT का पेपर था मेरे फर्स्ट पेपर में मेरे 37 नंबर है आउट ऑफ 50 और सेकंड पेपर में मेरे कम नंबर है 13 नंबर है लगभग। तो उसमें एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट भी कम ही किए थे तो इसलिए भी मेरा वो नहीं हो पाया था। एक्चुअली मैंने तैयारी फॉर्म आने के बाद ही की थी सब्जेक्ट की। पेडागोजी की तैयारी मेरी सीटेट मेरा पहली प्रयास में हो गया था B.Ed के दौरान ही। मैंने B.Ed के दौरान में पेडागोजी की अच्छी पढ़ाई की थी क्योंकि मैंने VCMT गोलाबार से B.Ed किया था। वहाँ मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे जिन्होंने मुझे साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जैसी हुई कि साइकोलॉजी क्या होती है। मैंने पहली बार साइकोलॉजी पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी साइकोलॉजी। फिर मैंने अपने मन से भी जैसे अलग अलग बुक्स पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था साइकोलॉजी का वाला। तो वही मेरा कनेक्ट भी वही किया कि मुझे पहले प्रयास में मुझे ये लगा, मेरी स्ट्रेटेजी पूरी यही रही कि मुझे पता था मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 2018-19 में हो गया था, जिससे मेरा पूरा गैप हो गया था 2023 तक। तो मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छा था नहीं, मतलब कमजोर था। तो मेरे को पता था और इसी बार पहली बार सिलेबस बदला था, तो मेरे लिए तो पहली बार सिलेबस था, मुझे इतना फर्क पड़ा नहीं था।
क्योंकि मैंने पिछले सिलेबस से जो 30 नंबर की सीडीपी थी वो मैंने पहले ही पेपर आने के बाद पहले ही कर दी थी उसकी तो उससे भी बहुत कम आया। जो नया वाला सिलेबस आया था और वो बहुत ही वास्ट सिलेबस था। तो मैंने उसको पहले इसका प्रिंट आउट करवाया था, हर सिलेबस का अलग अलग करवाया, सीडीपी का मैंने अलग प्रिंट आउट करवाया था पहले पेपर का, सेकंड पेपर का अलग करवाया था। तो मैंने एक एक टॉपिक देखा, लगभग उसमें 130 140 टॉपिक थे सर टोटल। तो उसमें मैंने फिर मैंने बुक्स वगैरह अरेंज शुरू करने की, ऑनलाइन चीजें देखी, क्योंकि नया नया सिलेबस था तो ऑनलाइन भी कंटेंट उतना था नहीं कुछ भी। तो यूट्यूब से भी मैंने, लेकिन जो नेट एजुकेशन वाले पढ़ाते थे कुछ यूट्यूब चैनल, उनसे नेट एजुकेशन से जो जो टॉपिक उसमें सेलेक्ट किए, अलग अलग टॉपिक दिए थे, उनके नोट्स बनाए थे। पहले पेपर के मैंने साइकोलॉजी में पूरे नोट्स बनाए थे उसके। और जो मैंने जैसे जो फोर्थ, जिसमें इसमें यूजीसी वगैरह बॉडीज वगैरह आती है, उसके लिए मैंने बीएड की 4th सेमेस्टर की बुक थी सर। तो उस बुक के उसमें सारी बॉडीज हैं, तो उसको बुक को मैंने ऑनलाइन मंगवा दी थी। लाल सिंह की बुक है ऐसे कुछ उनका नाम। तो उससे मैंने वो बुक करके मैंने वहीं से पढ़ा, मैं क्योंकि मुझे पता था ये टाइम लेगा लिखने में। तो मैंने वहीं पर उनका हाईलाइटर करके पूरी बुक भर दी थी, जो जो टॉपिक था। और लोगों और चीजें मैंने छेड़ी नहीं थी, जो जो टॉपिक से बाहर थे। बट वो उसमें मेरा मार्च अप्रैल तक मेरा सीडीपी पूरा हो गया था, जिसमें मुझे अच्छा खासा स्कोर करने लग गया था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे। जी। तो उसके बाद फिर मुझे और मैंने बीच में ग्रुप सी की भी तैयारी की थी अपने, जब मैं एमए कर रहा था उस टाइम पे भी, और बीच में इससे पहले मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रहा था। तो उससे मेरे उत्तराखंड और रीजनिंग में अच्छा स्कोर आ गया था। तो इसकी वजह से मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा चले गया था। तो दूसरा पेपर मुझे लगा कि उस दिन जिस दिन मैं पेपर देके आया था उस दिन मुझे लगा मेरा बहुत खराब चले गया। तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि पेपर ही बहुत टफ था, और मैंने कम अटेम्प्ट किए थे, तो इसकी वजह से मेरे गलत भी कम हुए थे, तो मेरा इससे अच्छा स्कोर आ गया था 50 आउट ऑफ। अच्छा, जैसे हमारे एलटी साइंस के काफी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो एक चर्चा ये भी चल रही है, एक नया डिस्कोर्स निकल कर आ रहा है कि स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए जो नीट के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसकी जो कॉम्पिटिटिव नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और आपकी भी कहानी कहीं ना कहीं 12th के बाद आप बता रहे थे कि नीट से जुड़ी हुई है, तो कृपया उस पर प्रकाश डालें। जी सर, मेरा बायोलॉजी से इंटर किया था। तो पहली बार मैं हल्द्वानी आया था, तो मुझे मुझे नीट की कोचिंग ली थी मैंने यहाँ। तो नीट की कोचिंग ली थी, तो उसमें क्या होते हैं ना, वो चैप्टर वाइज नोट्स देते हैं। तो वो उनको 11th 12th पूरा होल पढ़ाना होता है, तो उसमें वही आता है उसमें पूरा। तो इसमें भी लगभग वही वही था, कुछ कुछ टॉपिक अलग थे, लेकिन लगभग 70 to 80% नीट का ही सिलेबस लग रहा था। क्योंकि अगर मैं सिलेबस से कोई भी टॉपिक यूट्यूब में डालूंगा तो सीधे नीट वाले में ले जा रहा था मुझे। तो मैं समझ गया था कि नीट्स यही थे। तो मैंने दोबारा नोट्स मंगवाए थे नीट से, अपने अपने घर से मंगवाए थे। तो नीट की तैयारी करते हुए मुझे उन्हीं नोट्स को पढ़ा था मैंने। और केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक थी, तो मैंने कहा कि केमिस्ट्री में कम भी पढ़ूंगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा, फिजिकल में नहीं भी पढ़ूँ तब भी मेरा 90 में ही फाइट रहेगी। 10 नंबर का मैं नहीं भी पढ़ू, क्योंकि मेरा टाइम खाएगा। 5 ही महीने में इतना पढ़ना बहुत टफ पड़ रहा था। तो मैं इसलिए इस वजह से सिलेबस के बारे में चर्चा रहेगी नवीन भाई आपसे, कि जैसे बता रहे थे अभी कि 20 पेज का लगभग एलटी साइंस का सिलेबस था, तो उसमें एक हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की भी जरूरत थी। तो आपने जैसे बताया कि आपने एक नीट वाला अप्रोच करा, तो आप ये भी बता रहे थे कि आपकी जो वैसे प्रेरणा में रहे, आपकी रिलेटिव भी है जिन्होंने आपको इंस्पायर करा, तो उनके बारे में बताएं। सर, मेरे एक भाई हैं, हरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। अभी वो प्रिंसिपल हैं, अभी लेक्चरर के जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं। तो वो पहाड़ में ही है उनका, वहीं जहाँ हमारा घर है वहीं उनका स्कूल भी है। तो उन्होंने मुझे, वो मेरे एक मेंटोर के तौर पर, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मेरे मेंटोर के तौर पर आए थे। फाइनेंशियली भी मेरे मेंटोर वही थे, और इमोशनली भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और मेरे भाभी हैं, वो भी मेरे लेक्चरर में है, अभी गेस्ट में है, अभी फिजिक्स की लेक्चरर है वो भी। तो उन्होंने ही हमारे परिवार में एक शिक्षा की जो अलग जगह थी वो उन्होंने जगाई थी। उनके पापा जो ताऊजी थे मेरे, उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो अपने बच्चों को पढ़ाने का श्रेय भी, मतलब एक हमारे परिवार में शिक्षा की जो अलग जगह जगाने का काम है, तो मेरे ताऊजी ने किया था। फिर मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने जितने भी नोट्स थे बायोलॉजी के, प्रवक्ता के, क्योंकि मुझे लगभग 30 से 35 नंबर की उसमें जीव विज्ञान आती है, बायोलॉजी आती है एलटी में। तो उन्होंने अपने पूरे नोट्स गांव से भिजवाए थे। एक पूरे जितने भी नोट्स थे वो एक दो वो, तो उसमें पूरे नोट्स उन्होंने गांव से भिजवाए थे। मैंने यहाँ आके वो सारे पढ़े थे, उन्हीं के नोट्स से मेरा उन्होंने पढ़ाया था। और मैंने, जब मुझे भी कोई डाउट हो जाता तो मैं उनसे पूछ लेता था जीव विज्ञान में कि क्या ये डाउट हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस वजह उन्होंने भी, उनका भी बहुत साथ रहा मेरे मेरे इस
सफलता। एक और बात ये है कि जैसे मैंने ये भी देखा कि जैसे आपने आउट ऑफ 90 से ही अपनी 5 निकाली, और तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है साथियों, जो हम देख सकते हैं कि हम अगर सिलेबस का एक बहुत अच्छा अध्ययन नवीन भाई ने किया था, जिसकी वजह से इनको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता थी, और एक यही ये कहीं डिस्कोर्स रहता है कि नहीं हम हर सिलेबस के हर हिस्से को छू लें। खासकर साइंस वाले बच्चों के लिए ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो अगर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखें और तो वो इतना रिस्क भी ले सकते हैं कि किसी एक सेक्शन को छोड़कर जाए, और आपका ये एग्जाम्पल सफलता ये दिखाती है कि तब भी आप सफल हो सकते हैं। जी सर, मेरा वही मेरी स्ट्रेटेजी रही थी कि मेरे को पता था मेरा सब्जेक्ट में उतना अच्छा कर नहीं पाऊंगा, मैं फिर भी मैंने मेहनत बहुत की थी, ऐसा नहीं था, मैंने बराबर टाइम दिया था। जैसे मैं 8 से 10 घंटे पढ़ता था दिन में, तो मैं 4-4, 5-5 घंटे दोनों को दे देता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा कभी मेरे हिसाब से ना आए पेपर तो मैं सब्जेक्ट में अच्छा कर लूंगा, वहां नहीं आए तो, लेकिन मैं दोनों में एवरेज करने की सोची थी मैंने। वो अच्छा हुआ कि मेरा साइकोलॉजिकली भी अच्छा, मेरे को पढ़ने का शौक था। तो एक्चुअली सर एक और चीज हुई थी, जो सीडीपी का जो कोर्स, जो 3 नंबर का, वो जो 103 पेज का जो उसका सिलेबस था, 130-40 टॉपिक बता रहा हूँ सीडीपी में 30 नंबर में, उससे भी बहुत कम आया था इस बार। जो इस बार पेपर में आया था वो भी बहुत बहुत टफ लेवल का मैं सीडीपी मान सकता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद नहीं आए थे, कुछ कुछ इजी आए थे, बट बहुत सारे टफ भी क्वेश्चन आए थे। इससे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई लोगों को, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। तो उससे भी, लेकिन उसमें मेरा क्या काम है कि जो मैंने पहले से मेरे सबकॉन्शियस में बैठा था, जो अलग अलग बुक से मेरे सीडीपी पड़ी थी, तो उससे भी मेरा वो क्वेश्चन मेरे उससे नॉलेज से, तो बेसिक नॉलेज से मुझे आपकी कहानी सुन के ये भी लगता है कि जो स्वाध्याय आपने किया, सेल्फ स्टडी, जो आपने हार्ड वर्क, जैसे हम कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले स्मार्ट वर्क करो, लेकिन उससे पहले का जो गाढ़ी मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, किताबों को छांटना, उनको ढूंढना, कंटेंट को ढूंढना, अंडरलाइन करना, आप कह रहे थे मैंने पूरी बुक हाईलाइट करके भर दी थी, पूरा सेलेक्ट कर दिया था टॉपिक, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पहले हार्ड वर्क किया आपने, और लास्ट में 1-2 महीने पहले आपने स्ट्रेटेजी बना के स्मार्ट वर्क के तहत पेपर को दिया। अच्छा, इसकी मनोवैज्ञानिक पहलू पे बात हो ही रही है, तो हम ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि जब पेपर आपने दिया तो उस समय एक होता है कि हम लोगों को एक स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, दूसरा आपका एक ग्रुप सी का भी बैकग्राउंड रहा, जिसकी वजह से आपको इमीडिएट शायद सफलता उस फील्ड में नहीं मिली, लेकिन तो आप ये बताएं कि जो पेपर में था तो उस स्ट्रेस को आपने उस दिन 2 घंटे वो निर्णायक स्थिति में कैसे रहे? जी सर, जब मैं कॉन्फिडेंस होकर तो मैं घर से गया था, क्योंकि मैं 2 बार सिलेबस पूरा कर चुका था। अच्छा, सब पहले ये बहुत जरूरी है कि 2 बार रिवीजन आपने कर लिया था। रिवीजन ही मेन होता है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या करते हैं कि अपना जो एग्जाम प्रेशर होता है उसको कम करा देते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत सारे पहले पेपर यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे पेपर दे दिए थे। तो मुझे ये प्रेशर तो मेरे मन में भी नहीं था कि मैं होपलेस हो जाऊंगा, ही हो जाऊंगा, बट जब मैंने वो पेपर देखा तो मुझे थोड़ा टफ लगा, मतलब उसका लेवल बहुत टफ लगा, तो मुझे वहीं पर लग गया था कि मेरा नहीं होगा करके सब्जेक्ट में। फिर मैंने होप नहीं छोड़ी, मैं लगभग 1 घंटा मेरा पेपर ही पढ़ने में ही था। लेकिन जब जब जो क्वेश्चन मुझे पहले पेपर में आ रहे थे, जैसे उत्तराखंड और रीजनिंग के क्वेश्चन मुझे आ गए थे पहले ही, 20 के 20 क्वेश्चन, तो मैंने वो टिक कर दिए थे, मैंने पहले ही कर दिए 20 क्वेश्चन, तो वैसे ही मेरा टाइम बच गया था। तो और उसके बाद जो मैं सिलेबस उसका सब्जेक्ट का देखा था, वो धीरे धीरे देख रहा था, मुझे टफ लग रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, जो आ रहे थे मैं उसी टाइम टिक कर रहा था। ऐसा नहीं कि बाद में करूंगा, क्या हो जाता है ना बाद में कि हम आधे तो हम भूल जाते हैं टिक लगा के कि इसे भी टिक करना है या वो करना है, जो आ रहा है एक्यूरेट उस पर उसको कर देना है, और जो नहीं आ रहा है, जो हमने सुना ही नहीं है, उसको छूना तक नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं तुक्का लगाने में, हम ये उस समय ये भी माइंड से आता है सर की तुक्का मार देते हैं, क्या पता चल जाए, हो जाए, इतने गलत हो ही गए हैं, कुछ और हो जाते हैं, ये भी हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए, हमने जो क्वेश्चन सुने ही नहीं है उनमें तुक्का नहीं मारना चाहिए। हाँ, जिनमें तुक्का में एक हो सकता है कि एलिमिनेशन मेथड से दो चीज हटा दो तो 50-50 में मार सकते हो, ऐसा कि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, 1/4 है, तो अगर 12 नंबर भी गलत होते हैं तो 3 ही नंबर क्वेश्चन माइनस हो रहे हैं, तो 12 में से तो लग ही जाते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने पहले पेपर में तुक्के नहीं मारे थे, टू बी ऑनेस्ट, मेरा 50 आउट ऑफ 50 किए थे मैंने पहले पेपर में। और सेकंड में उसमें मेरे लगभग 40 सही थे पहले वाले में। सेकंड में मेरे 30 किए थे मैंने 20 मेरे सुने ही नहीं थे, और 30 में से भी मेरे बहुत सारे गलत भी हो गए थे, मेरे 13-14 नंबर ही आ पाए 30, उसमें 17-18 नंबर सही। तो जो एलटी साइंस के एस्पिरेंट सुन रहे होंगे, आई थिंक प्रॉपर नोट बनाए आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू हमने इंग्लिश एस्पिरेंट्स का सुना, मैं इंग्लिश का खुद टीचर हूँ, हमने प्रकाश चुराड़ी सर एसएसटी में सुना, और आज हम एस्पिरेंट्स में एलटी साइंस के एस्पिरेंट जो है हमारे नवीन भाई की कहानी सुन रहे हैं। तो एक
साइंस का जो अप्रोच होता है स्पेशली पीजीटी लेवल पे वो बिल्कुल अलग होता है, और उसका जो किस तरीके का एक साइकोलॉजी है उसको भी हमने देख लिया, आपकी इंस्पिरेशन को हमने सुना, एग्जाम हैंडल आपने कैसे किया वो देखा। चलते चलते अब जैसे आपका हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे का आपका पर्सनल गोल क्या है और आप क्या प्लान कर रहे हैं? सर अभी तो मेरा लेक्चरर है इंग्लिश से, मेरा स्कूल लेक्चरर वाला भी है और पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला भी है। मैं अभी टीचिंग पे ही ध्यान दूंगा अपने, जो अभी तो मैं पढ़ाते हुए जो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा। अगर मुझे इंग्लिश में भी सफलता या असफलता जो भी मिलेगी उसके बाद में फिर टीचिंग में ही रहूंगा। जो एक ही फील्ड में रहना जरूरी है, क्योंकि बार बार हर जगह हाथ मार के ऐसा होता नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जो गलती की, मैं नहीं चाहता कि वो और लोग भी करें। क्योंकि हमारी जो बहुत सारे डाइवर्जन आए थे मेरे लाइफ में, कभी ग्रुप सी में जा रहा हूँ, कभी एसएससी में जा रहा हूँ, कभी को, क्योंकि एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में मेरे हिसाब से। तो मेरे को इतना कोई मेंटोर मिल नहीं पाया। लेकिन जो जिसका एक मेंटोर होता है उसमें करने की क्षमता होती है कुछ, तो वो बच्चा कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि टफ कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो टफ टफ होती है तुम्हारी मेहनत। अगर आपने मेहनत टफ कर ली, अपने 100% देना, और पेपर के दिन जो होगा वो होगा। लेकिन पेपर के देने के बाद कुछ नहीं सोचना ज्यादा। लोग क्या करते हैं, बहुत डिप्रेशन स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरा ऐसा बहुत कम रहता था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा काम उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन हम पेपर दे के आ जाते हैं घर। चाहे तुम्हारा खराब गया हो अच्छा गया हो, खराब गया तो आगे पेपर के बाद 2-3 दिन लेके आगे पेपर के बारे में सोचो, और अच्छा गया है तो आ ही जाएगा रिजल्ट, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर भी आगे के बारे में सोचना है। क्योंकि एलटी के बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं उत्तराखंड में कि तुम बहुत अच्छी पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मेरा ग्रुप सी का बैकग्राउंड है, और मैं एक दो बार आरओ का मेंस भी लिख चुका हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मैं पीसीएस की भी तैयारी कर पाऊँ, अगर करूंगा तो, अगर मुझे स्कूल से जैसा टाइम मिल पाएगा। और एक अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं। तो इसी प्रक्रिया में हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपने वैसे ऑलरेडी क्वेश्चन का मेरा आंसर कर ही दिया है कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो इस समय जो चूक गए हैं, जो शायद लाइन के उस पार नहीं जा पाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ग्रेस भी चाहिए रहता है हमें, एक ईश्वर का आशीर्वाद और माता पिता का, और कई सारे हमारे डेस्टिनीज होते हैं, हमारे भाग्य होता है, हमारे ग्रह दशा है, जो भी है उसको कह लें। तो ऐसी स्थिति में वो अब अपने आप को मतलब कैसे मोटिवेट करें और कैसे अपने आप को आगे की राह दें, आप अपने निजी अनुभवों से बताएं। कुछ पॉइंट्स वाइज बताना चाहूंगा। जी। जैसे कि इसमें तो मुझे, मेरा भी बहुत कम एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है, बट मैं जितना कह सकता हूँ कि अपना मेंटल टफनेस होनी चाहिए। जो जो भी एक एस्पिरेंट है, कि इमोशनली इतना वीक नहीं होना चाहिए कि मेरा एक दिन खराब मेरे मॉक नंबर आ गए तो मैं 2 दिन डिप्रेशन में चले जाऊँ। ऐसा नहीं होना, मेंटल टफनेस होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने मतलब के लिए ही कर रहे हैं जो। अब हमारी लाइफ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। तो एक मेंटल टफनेस होनी चाहिए, अपना हेड स्ट्रांग होना चाहिए हमेशा, कि होगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए कि मैं कर लूंगा। क्योंकि हमारे जैसा हम सोचते हैं, मेरे हिसाब से हम वैसा कर लेते हैं। जितना मेरे साथ हुआ है, मैं जैसा सोचता हूँ मेरे साथ हो जाता है। आप ये भी बता रहे थे, थोड़ी बात काट रहा हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। जी सर, मैंने एक बुक पढ़ी थी कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत अच्छी बुक है। उससे मैंने मेंटल टफनेस सीखी सर। अच्छा। उससे मैंने यही सीखा कि इस मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा। ऐसे ही इतना ही होता है बस, और कुछ नहीं होता। उस बुक का सार यही है कि जो हम सोच देते हैं वो हम कर लेते हैं। वो बस सोच हाँ, गहराई तक उतर जानी चाहिए ना। हाँ, ऊपरी तौर पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं लाइफ में, जैसे पारिवारिक कंडीशन होती है, सबकी पारिवारिक परेशानियां होती हैं। लेकिन उस सब से भी अगर जिसने कर लिया है मेरे, तो उसमें उससे सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है कि अपने सिलेबस को हमें छानना आना चाहिए। मैंने क्या किया था अपने सिलेबस में सर, की जो एक एक टॉपिक होते थे हाईलाइटर लगा देता था मैं, जो हो गए, और जो नहीं हुए हैं वो वैसे ही रहते थे। तो मुझे पता लग जाता था कि इससे कि मैंने ये कर दिया है। लास्ट में तो मैं पूरा भर गया था, पूरा सिलेबस ही मेरे को ढूंढना ही मुश्किल हो जाता था कि जो मैंने पूरा ही ग्रीन हो गया था, मतलब पूरा सिलेबस को अच्छे से छानना चाहिए पूरा सिलेबस, कोई सा भी पेपर। कॉन्फिडेंस भी दिया, आप बता रहे थे ना, 2 बार अपने रिवीजन किया। हाँ, 2-3 बार मैंने रिवीजन कर दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए थे। और बाकी उम्मीद रखनी चाहिए, होप हमेशा रखनी चाहिए कि हमें मेरा हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा पहले सोचना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो भगवान बहुत सारे मौके देता है, ऐसा नहीं होता है। सर अभी बहुत सारे सर, सुरारी सर हैं हमारे इंस्पिरेशन। वो अभी 40 साल की एज में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, उन्होंने रैंक 7 लेके आए हैं। अभी एक भावना मैम आई थी, उनकी पारिवारिक कंडीशन बहुत खराब थी पहले, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके इतनी बंदिशें, सामाजिक बंदिशों को पार करते हुए सफलता हासिल की थी।
लेकिन बहुत अच्छे, अगर आप मेहनत करते हो तो हो जाता है। एक्चुअली जब सर हम सिलेक्शन नहीं होता ना हमारा, तो हम कोई ये बात बोलते बोलते हैं तो हमें थोड़ा बोरिंग टाइप की लगती है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद लगता है यार ये सच्ची बात है, तभी इतने सालों से बोल रहे हैं लोग। कोई सही भी बात। किसी ने भी सिलेक्शन लिया है वो यही बोलता है कि ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो सच में काम करती है। हाँ, वो मतलब आपके कहने का अर्थ है कि वो खाली बातूनी बातें नहीं है, खाली बातें नहीं है, वो सिंपल वास्तव में है। सी भी सर। वो इतनी सिंपल है कि हमें लगता है कि अरे वही जो है ऑफन रिपीटेड सेइंग है वो। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर। मेरी तो कंसिस्टेंसी अच्छी थी कि मैं लगातार लगे रहता था। हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा आता ही है सबकी लाइफ में कि वो डिप्रेस होगा, टेंशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस दिन को भी हमने पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ लेना है। उस दिन याद तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं, उस दिन कुछ नहीं करना है, बस पढ़ उसको लेना। निकाल लो बस, हाँ, उस और दिन को कुछ दिन बहुत गुजार। अच्छे हो जाते हैं, उस दिन हाँ, बहुत अच्छा आता है पढ़ने में, कर सही लूंगा बात। कर लूंगा। तो अप डाउन आते रहते हैं सबकी लाइफ में, आएंगे वो, उन्हीं को लड़के हमने पॉजिटिवनेस होके एक अपना आगे की सफलता हासिल कर ली। तो बहुत अच्छा लगा नवीन आपसे मिलके ना, और एक बहुत पॉजिटिविटी। जी सर, आप नौजवान साथी हैं, अभी 25-26 साल की एज में आपने खासकर अपने क्षेत्र का भी और हमारे सभी जगहों का, सब सब गुरुजनों का, और जिनने जिनने आपको पढ़ाया उनको भी बहुत प्राउड फील जी कराया। सर, आपसे भी सर। फिर मैं मेरा एलटी में सर थोड़ा रोकना चाहूंगा जी। आपको। मेरा एलटी में सर उस समय जिस दिन पेपर देके आया था, तो मुझे लगा था कि मेरा खराब चले गया है, फिर मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो मुझे लग गया था कि अब क्या करूं। 2-3 दिन मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत 5-6 महीने से मैं लगातार लगा था। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब कोई नहीं, लेक्चरर करूंगा। फिर मैंने अपने को समझाया कोई नहीं, लेक्चरर कर दूंगा मैं। तो मैंने रिसर्च किया, सर के बारे में पता किया, तो फिर सर से मिला, तो सर से मिलके ऐसा लगा किसी बड़े भाई से मिल रहा हूँ अपने। तो एज ए मेंटर उन्होंने भी बहुत अच्छा सजेशन दिया था मुझे। बहुत, जो आने वाला पेपर है लेक्चरर के लिए, बहुत अच्छा मेंटरिंग कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बीच में कोचिंग कर रहा हूँ अभी यहाँ। तो बहुत अच्छा, एक बड़े भाई के तौर पर हमें मुझे सिखाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि सर है करके। तो और मेन इनकी ये आदत ये है कि ये और भी सारी चीजें सिखाते हैं पढ़ाई के अलावा, कि एक अच्छा इंसान कैसे होना है। मेन इनका जो ध्यान होता है, वो जो हार्टफुलनेस का जो इनका मेडिटेशन है, वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत काम कर रहा था। एक्चुअली मैं भी करता था पहले, बट मुझे इतना इसके प्रोसेस पता नहीं थे कि सिस्टम क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि अब सर के साथ जुड़ूं, और आगे मैं भी किसी किसी के लिए मैं भी सिखा पाऊँ, किसी को मैं खुद सीख पाऊँ। तो उसके लिए बहुत सर का भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी बहुत सारी मुझे, जब मैं डाउन में था तो मुझे भी सर ने बहुत सारे समझाया था। रिजल्ट तो अब आया है, लेकिन बीच में मैं सर के साथ ही जुड़ा रहा कि लेक्चरर कर दूंगा, कोई नहीं, अल्टी नहीं आए तो मैं लेक्चरर कर ही दूंगा, सर मेरा मानना था। नहीं, और मैंने शायद ये बात आपसे कही भी थी रिजल्ट आने से पहले भी कि जी सर। काफी समय से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हुआ कि अलग दिख जाते हैं। तो आप में वो बात अलग थी, कंसिस्टेंसी थी आप में, एक सीरियसनेस आपकी जो है वो बहुत बच्चे सीख सकते हैं। एक सीरियसनेस, और मतलब 3 क्वालिटीज जो मुझे लगता है बच्चे जो सीख सकते हैं स्पेशली एंटी साइंस में। एक तो अपने जो है सेल्फ रीडिंग की जो हैबिट है, क्योंकि मैं हमेशा प्रमोट सेल्फ रीडिंग को करता हूँ। भले ही मेरा अपना कोचिंग है, भले ही मैं इसमें एक इंस्टीट्यूट के ओनर के तौर पर भी हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो सेल्फ रीडिंग की बात है वो जो है लाजवाब है। और हर गुरु, बाहरी गुरु का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो आपके भीतर के गुरु से आपको मिला दे, और भीतर का गुरु आपका स्वाध्याय ही है, आपका हृदय, आपका मन जितना शुद्ध रहेगा उतना ही आप अच्छे से नॉलेज ग्रैस्प करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक सेल्फ जो है स्टडी वाली जो आदत है इनकी, दूसरा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत अच्छा था नवीन भाई का। ठीक है, लगातार अभी पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन में मैं देख रहा था लगातार जो है आपका, तो कह सकते हैं कि हम टेक अवेज कहते हैं ना आजकल, तो टेक अवेज है नवीन के साथ इस इंटरव्यू के। और नवीन, आपका ऐसे ही जीवन ऐसे ही आगे, जी आगे बढ़ता रहे, और आप खुद भी प्रेरणा के स्रोत बने। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें आपको जा रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद बहुत यंग हैं, तो इस एज में अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बट उसमें आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो जब भी कोई ऐसी चुनौती आती है अपने गुरु, अपने बड़े भाई, गुरु भाइयों को देखता हूँ, तो उनसे सीख मिल जाती है। तो ऐसे ही हम लोग को आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, हम लोग से गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा अभी तक यही, मेरा मेरा 13 में सक्सेस होने की थोड़ा मैं मानता हूँ कि मैं जल्दी हो सकता था मेरा, किसी भी, अगर इस में भी नहीं होता तो पहले भी हो सकता था किसी एग्जाम में। बट मेरी ये दिक्कत ये थी कि मुझे कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल पाया। जो मुझे, पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई के तो बहुत सारे मेंटोर हैं आजकल, यूट्यूब में इतने भरे पड़े हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल एक वो होती है, स्पिरिचुअल गुरु टाइप की, जो तुम्हें
गलतियां सही बता सके बस। जीवन में ही बता हाँ, दी कि उन्होंने जो गलतियां की ताकि आप वो ना करो। जी। मेन तो ये मानता हूँ मैं, दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बहुत अच्छा इंसान निखर के आता है। तो ये वही है। सर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी अभी 2-3 महीने में ही, बहुत इतनी सारी चीजें सीख ली मैंने अभी। सब सब कुछ सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और यही मैं अभी नहीं, अगर ये कोई तो है स्किल मिलेगा तो। कि मेरे जो मेंटर रहे जिनके साथ मैंने नॉलेज एक्सचेंज शुरू किया ना, भुवन भुवन दा, जी वो सर। बीकॉम में मेरे ट्यूशन पढ़ाते थे और मेरा सब्जेक्ट फिर बाद में इंग्लिश हो गया। जी तो ये तो है कि सब्जेक्ट से ज्यादा एक स्पिरिचुअल मेंटर जो हमें लाइफ के बारे में जी बताए सर। कि लाइफ में कैसे अप्स एंड डाउन्स हैं, क्योंकि लाइफ ऐसे स्ट्रेट जो है राइड नहीं है, उसमें बम्पी राइड है, अप्स भी आएंगे डाउन्स भी आएंगे। तो ये तो है। तो एक मुझे भी एक अच्छा लगता है कि एक नौजवान छोटे भाई के तौर पे आप जुड़े हमसे, और मेरी उम्मीद है कि इंग्लिश आपको इंस्पायर करे आगे। जी सर। और अगर आपको मौका मिलता है तो आप इंग्लिश में लेक्चरर बने। पूरा प्रयास एक जोरदार हम लोग मिलकर करेंगे, और यही शुभकामनाओं के साथ हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, इसी जी तरह सर। आप जुड़े रहें